नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया से आज के मॉर्निंग अपडेट्स। तो दोस्तों बात करेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे बिटकॉइन का, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसका। देन हम बात करने वाले हैं आज कार्डानो के बारे में। देन हम बात करेंगे कुछ क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं कुछ देश मिलके, जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं उनको बाईपास करने के लिए। देन हम बात करेंगे यूनिस्वैप और कर्व जैसी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज है उनके कंपैरिजन में कुछ डेटा आया है, इन कंपैरिजन विद जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेज हैं उनके रिलेटेड। और इथेरियम के जो कॉइन्स हैं, टोकन जिसको हम बोलते हैं इथेरियम, उनकी जो काउंटिंग है उसमें कुछ कमी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। जेमिनाई ने भी अपना जो ऑफिस है वो इंडिया में करना का प्लान कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले क्विक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ऑन रिसर्च ओनली। और दूसरा ये, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपडेट है सीधा ही आपके सामने। मार्केट का देखें तो टॉप 100 कॉइन्स में ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं वो आपको रेड में ही दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख के समझ ही पा रहे होंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक जो कॉइन है कास के एस, वो 12% जरूर ऊपर है। टॉप 20 कॉइन्स की बात करें वो भी डे बेसिस पे लगभग लगभग सारे के सारे डाउन ही हैं। वहीं बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन अभी 28,150 के आसपास चल रहा है। चार्ट से बात करें तो डे चार्ट के ऊपर मैं हूँ, बियरिश मोमेंट शो करना शुरू कर दिया है। कल के मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 28,000 से जो ऊपर का जो ये मार्क है इसको होल्ड करना जरूरी है। अभी भी 28,000 से ऊपर का मार्क होल्ड करे तो शायद वापस से कुछ गुंजाइश बनेगी। बट टू बी फ्रैंक, मुझे अब थोड़ा सा बियरिश साइड पे ही मोमेंट जाता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 27,800, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 28,000, और उसके बाद जो नीचे दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 27,000, और 27,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट और 27,100 का थोड़ा सा प्रिसाइज सपोर्ट मेरे को निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे नोट ए फाइनेंशियल एडवाइस, अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो कार्डानो से रिलेटेड एक मैसारी की रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के अनुसार कार्डानो की जो टोटल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है 170% इन 3 मंथ्स। और अब वो कर रहे हैं कि क्या आने वाले टाइम में, कुछ जो एनालिस्ट है ना प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि $10 जाएगा, $20 जाएगा। तो उनके लिए एक और कारण मिल गया है उनको आइडिया देने का, लगने का, कि भाई अपना मूवमेंट पे अपने क्लेम करें कि कहाँ तक जाएगा। बट जो काफ़ी दिनों से मूवमेंट जो है वो कार्डानो की डाउन ही चल रही थी, बट बावजूद इसके जो स्टिल 2023 की स्टार्टिंग से लेके अभी तक 65% पॉजिटिव साइड में गया है। और मोमेंट अभी भी कार्डानो के अंदर पॉजिटिव ही बना हुआ है। अच्छा, मैसारी ने एक डिटेल निकाली है। उस डिटेल के अनुसार जो टोटल वॉल्यूम लॉक्ड है कार्डानो का वो 170% बढ़ गया है क्वार्टर फर्स्ट 23 में, जिसकी जो अमाउंट बैठती है वो नियरली $140 मिलियन के आसपास बैठती है। ओके। जो टोटल वॉल्यूम ग्रोथ रेट है उसने एडा के मार्केट कैप को जो कि 40% है उसको सरपास कर दिया है। यानी जो मार्केट कैपिटल के कंपैरिजन में अगर टीवीएल की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने लग रही है एडा की। और ये आया है इसके पीछे जो टीवीएल में ग्रोथ आई है उसके पीछे जो रीजन निकल के आ रहा है वो आपको हमने पीछे के कुछ वीडियोज में बताया था कि उन्होंने एडा ने अपने एक खुद का स्टेबल जो कॉइन है DZ उसको लॉन्च किया था। और उसके बाद से ये मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा आई है। तो मेजर जो रीजन है टीवीएल की ग्रोथ का वो DZ कॉइन है और IUSD कॉइन है, जिसकी वजह से ये टीवीएल में ग्रोथ आई है, विच विल अल्टीमेटली लीड टू पॉजिटिव ग्रोथ इन प्राइस ऑफ एडा। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ और अपसाइड दिखाने को मिल जाए एडा को लेके। वहीं बात करें कि कुछ ऐसे देश हैं जो क्रिप्टो को यूज करने लग रहे हैं सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए। एक एनालिसिस की रिपोर्ट है
जिसके अकॉर्डिंगली जो क्रिप्टो करेंसीज यूज़ की जा रही हैं कुछ देशों के द्वारा, ताकि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस को बाईपास करके इवेड कर सके, राइट। और ये एक नया इशू नहीं है, बट अब ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी होती जा रही है, और बड़ी अमाउंट में जो काफ़ी सारे ऐसे इलिसिट फंड्स हैं वो मूव हुए हैं बिटवीन बाइनेंस टू एक जो ईरान की लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, नोबिटेक्स के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई है। बाइनेंस और जो नोबिटेक्स है उसके बीच में फंड्स की मूवमेंट हुई है, इस तरीके के फंड्स की, जो एनालिसिस ने इसको ट्रैक किया है ये। और ज़्यादातर जो अमाउंट है ये जो स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें किया गया है, जैसे कि ट्रोन, ताकि आइडेंटिटी को छिपाया जा सके। राइटर्स ने एक खबर छापी थी और उसमें उन्होंने साइट किया था, सहारा लिया था एनालिसिस डेटा को, जहाँ पे जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हुई है बिटवीन बाइनेंस और ईरान की जो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है नोबिटेक्स के बीच में। इसमें क्या किया कि ईरान के ऊपर हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो सैंक्शंस हैं वो यूएस की तरफ से लगाए गए हैं सैंक्शंस, और कि डॉलर में वो डील ना कर पाए, और डॉलर पे पूरा कंट्रोल अमेरिका का वो है। तो जैसे ही सैंक्शन लगाता है तो ईरान के लिए मुश्किल हो जाता है बिजनेस करना इंटरनेशनली। अब उन्होंने नया रास्ता खोजा है कि वो डॉलर में बिजनेस ही नहीं करेंगे या बाईपास कर देंगे और क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, लेन देन करेंगे। तो उसी से रिलेटेड ये अपडेट है। अभी कल की ही एक अपडेट ये भी थी कि ऐसा ही कुछ काम हो सकता है आने वाले दिनों में, रशिया भी कर जाए, क्योंकि रशिया के ऊपर भी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के। तो वैसे भी पॉजिटिव साइड पे दिखाई दे रहा है रशिया, और उन्होंने शायद कुछ बात भी करनी शुरू कर दी है अपने इंटरनेशनल ट्रेड काउंटर पार्ट्स के साथ, कि किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए। तो बेसिकली इस खबर के अकॉर्डिंग तो ये है कि बाइनेंस और ईरान की जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके बीच में कुछ फंड्स, संदेहास्पद जो फंड्स है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, और वो फंड्स ट्रांसफ़र हुए हैं ट्रोन के अंदर, ताकि उनकी आइडेंटिटी भी छुपाई जा सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर्स इसको छूट दे रखी है इनको, उन्होंने भी टाइम टू टाइम इस पे शिकंजा कस रखा है, और काफ़ी टाइटली वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और क्रैक डाउन भी कर रहे हैं इस चीज़ों को। वहीं बात करें यूनिस्वैप की, तो यूनिस्वैप और कर्व हम जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज हैं, उन्होंने पछाड़ दिया है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेज को, जैसे कि कोइनबेस और बिटस्टैम्प को। और पछाड़ा किस में है? पछाड़ा है डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम में। ये एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जो है खबर, उसके हिसाब से एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, वो बाईपास कर गया है जो टॉप सेंट्रलाइज क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि कोइनबेस और बिटस्टैम्प, इनको बाईपास कर गया, थोड़ा सा अपर साइड पे चला गया है ट्रेडिंग वॉल्यूम। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम बाईपास कर गया है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो यूजर्स है अब वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ मूव करने लग रहे हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप, कर्व और पैनकेक स्वैप, ये कुछ इस तरीके की एक्सचेंजेज है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज है। वहीं हम बात करें कि बाइनेंस हुआ, कोइनबेस हुआ या बिटस्टैम्प हुआ, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेज हैं। तो अब जैसे जैसे ये क्रैकडाउन हुआ है, चाहे एफटीएक्स का कोलैप्स हो या फिर क्रैकन के ऊपर फाइन लगाना हो, या बाइनेंस के भी टाइटनिंग कर देने हो हाथ, ये सारी के चीज़ों के बाद अब जो यूजर्स है क्रिप्टो के वो मूव करने लग रहे हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, जहाँ पे उनका अपने क्रिप्टो के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल हो सके। वहीं अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करें तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में तो परेशानी ये है कि क्रिप्टो की जो कंट्रोल है वो यूजर्स के पास नहीं, उस एक्सचेंज के पास होता है। और क्रिप्टो में एक बड़ी ओल्ड सेइंग है, नोट योर की नोट योर क्रिप्टो, यानी अगर आपके पास अपनी कीज़ नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी क्रिप्टो वो है ही नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है कि जब से मर्ज अपडेट आया है इथेरियम के, उसके बाद 1 लाख जो कॉइन्स है वो रिड्यूस हो गए हैं। इथेरियम की सप्लाई जो है वो 1 लाख इथेरियम से कम हो गई है सिंस जब से वो मूव हुआ है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर। पहले क्या होता था, प्रूफ ऑफ वर्क में माइनस माइन करते थे कॉइन्स को, और उसमें वो इन्फ्लेशनरी था, यानी हर साल कुछ ना कुछ जो इथेरियम्स है
वो ऐड होते जाते थे सप्लाई के अंदर, और अगर वो मर्ज नहीं हुआ था तो अब तक जो इथेरियम की सप्लाई है वो इंक्रीज हो चुकी होती ईयरली बाई 3.5%, यानी लगभग 3.5% के पास इंक्रीज हो चुकी होती। वहीं पोस्ट मर्ज जो अपडेट था इथेरियम का, जिसमें प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आया इथेरियम, उसके बाद जो इथेरियम है वो डिफ्लेशनरी हो गया। डिफ्लेशनरी हो गया इसका मतलब ये कि अब जो है जैसे जैसे इस पे प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर ट्रांजेक्शन होती जाती हैं और बाकी चीज़ें, उसमें इसकी जो इथेरियम की टोटल सप्लाई है उसमें कमी आती जाती है। यानी अभी तक जब से ये मर्ज हुआ है तब तक इथेरियम के अंदर 0.144% डाउन आ गया है, सप्लाई कम हो गई है इथेरियम की। वहीं अल्ट्रासाउंड डॉट मनी की बात करें तो उन्होंने क्लेम करा है कि $1.2 बिलियन के जो इथेरियम है वो रिमूव कर दिए गए हैं इथेरियम के अंदर से इसी टाइम फ्रेम के, यानी कि पोस्ट मर्ज। अगली अपडेट की बात करें तो यह है जेमिनाई एक्सचेंज की तरफ से। जेमिनाई एक्सचेंज जो है वो अब जैसे जैसे यूएस ने काफ़ी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है क्रिप्टो से रिलेटेड बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे, उसके बाद सारी जो एक्सचेंजेज हैं या जो बिजनेस है क्रिप्टो से रिलेटेड वो अब यूएस से बाहर जाने का प्लान करने लग रहे हैं। उसी कड़ी में जेमिनाई का नाम जुड़ गया है। जेमिनाई अब अपना ऑफिस खोल रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया में भी गुड़गांव के अंदर। यानी अपने जितने भी इंजीनियरिंग ऑपरेशंस हैं अब वो मूव कर रहा है जेमिनाई इंडिया के अंदर। और ये जो जेमिनाई एक्सचेंज है ये विंकलवॉस जो ट्विन ब्रदर्स हैं उनकी एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब उन्होंने अपना एक्सपेंशन का प्लान करा है ग्लोबल इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस टीम्स के साथ। वहीं 20 अप्रैल को जेमिनाई ने रिवील्ड करा दैट वो एक नया ऑफिस खोल रहे हैं गुड़गांव इंडिया के अंदर, और ये लेटेस्ट लार्ज अमेरिकन क्रिप्टो कंपनी है जो मूव कर रही है दूसरे देशों में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके पीछे रीजन है कि अमेरिका में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्रिप्टो से जुड़ी हुई इंडस्ट्री को और बिजनेसेस को, राइट। और वहीं जेमिनाई के जो एशिया पैसिफिक के सीईओ हैं प्रवजीत तिवाना, उनका बोलना है कि इंडिया ऑफिस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जेमिनाई इंजीनियरिंग हब होगा अमेरिका के बाद। तो दोस्तों ये थे अपडेट आज के मॉर्निंग के। कैसे लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।